हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आज हम फॉलो करते हैं उसकी रचना कैसे हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से आज तक हम पहुँचे थे उस पर, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब क्या था ना, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1600 सदी के अंदर, मतलब 1600 सन के अंदर एज ए ट्रेडर आए थे। ठीक है, वो यहाँ से चीज़ें खरीदते थे और दूसरी जगह दूसरी कंट्रीज़ में जाके बेचते थे। किसकी फॉर्म में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में आए थे। और उनको जो ये ट्रेडिंग का राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट किसके थ्रू मिल गया था? जो चार्टर ग्रांट किया था किसने? क्वीन एलिजाबेथ वन ने। तो उनकी परमिशन से ये इंडिया के अंदर आके यहाँ पे ट्रेड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 1765 के अंदर जो कि कंपनी अभी तक क्या था, एक बस बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अब वो क्या है ना, उसको दीवानी मिल गई यहाँ की। कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ठीक है, अब क्या था ना, अब इनके पास दीवानी मिल गई तो अब इनके पास राइट्स थे। किस चीज़ के राइट्स थे, किस चीज़ के अधिकार थे? वहाँ का रिवेन्यू और वहाँ की सिविल जस्टिस देखने के। और इस तरह से इनकी जो ये ट्रेडिंग कंपनी थी अब ये एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभर के आने लगी। सन 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, सिपाही म्यूटनी हुआ था, उसकी वजह से जो कंपनी है उसका जो वर्चस्व था इंडिया के ऊपर वो अब ख़त्म हो गया था। अब जो डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ गया था? ब्रिटिश क्राउन का आ गया था। अब जो क्वीन थी या फिर उसकी गवर्नमेंट थी, अब वो डायरेक्टली गवर्न करेगी किस पे? इंडिया के ऊपर। और वो कब से कब तक चलता है? 1858 से लेके 15 अगस्त 1947, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई तब तक यहाँ पे किसने रूल किया? ब्रिटिश क्राउन ने रूल किया था। अब देखो, हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के साथ इसको चलाने के लिए, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्म किया गया, है ना। कब किया गया? 1946 के अंदर किया गया। और जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी एक्ट्स हैं, मोस्टली उनकी शुरुआत या फिर उनकी रूट्स कहाँ से निकलती हैं? ब्रिटिश रूल से। क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कई सालों तक राज किया है। तो जैसे ये मतलब जो इनका वर्क फंक्शन था, जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उसको हम अच्छे से समझते थे। तो ज़्यादातर हमने पार्ट्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हीं की एक्ट से उठाए और जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले। अब क्या था ना, अब पढ़ते हैं कि भाई क्रोनोलॉजी क्या थी। देखो, कंपनी ने इंडिया पे आके रूल किया था कब? उनको मतलब एक जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने? 1773 से लेके 1858 तक। 1857 के अंदर लड़ाई होगी थी, उसके बाद 1858 में क्राउन आ गया था, है ना। अब अंग्रेजी जो क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन, अब वो डायरेक्ट रूल करने लगी थी, उसकी गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करने लगी थी इंडिया पे। उसने कब से कब तक रूल किया? क्राउन रूल ने 1858 से 1947 तक। ओके, तो कंपनी रूल जो था 1773 से 58 तक चला था। तो इनकी जितनी भी एक्ट्स आई थी ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट में क्या था 1773 के एक्ट में, और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है? It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company। अब क्या था ना, कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लग गया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब वो क्या चाहती थी कि हम भी धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको थोड़ा सा अपना कंट्रोल में ले। इसलिए इन्होंने उसको रेगुलेट करने के लिए, कि उसके कामकाज को देखने के लिए ये एक्ट बनाई थी 1773 की, जिसका नाम भी क्या रखा गया? रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। और इसके थ्रू क्या था ना, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब इसने क्या था ना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे कंपनी के और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे, उनको अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया, कि डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब इस एक्ट के थ्रू जो इंडिया को कंट्रोल करना या फिर उसको एडमिनिस्टर करना कंपनी के द्वारा, उसका फाउंडेशन यहाँ से शुरुआत होता है। तो ठीक है, इसके फीचर्स पढ़ते हैं। अभी इस एक्ट के की फीचर्स क्या हैं? इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या थे ना, जो पहले गवर्नर थे बंगाल के, अब उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। और उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया,
जिसके अंदर 4 मेंबर थे जो उनकी सहायता करते थे, किसमें, कानून बनाने में। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन रहे, वो रहे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये हमारे पहले गवर्नर जनरल रहे, कहाँ के, बंगाल के। और इसी के साथ में किसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर। क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, कंपनी के कई लोग काफ़ी मतलब करप्शन में भी सम्मिलित रहते थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते थे उनके आपस में, उनके ऊपर हर तरह की ब्राइब के या फिर करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहते थे। तो उनका सेटलमेंट करने के लिए कोर्ट का गठन किया गया था 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जज थे। इट प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड। ठीक है ना, तो कंपनी के कुछ जो सिपाही होते थे या फिर सर्वेंट होते थे, ऑफिसर होते थे, वो अपना प्राइवेटली ट्रेड भी करते थे कंपनी के आड़ में, और खूब बड़ी मात्रा में क्या, ब्राइब भी लेते थे जो वहाँ के लोकल लोग रहते थे उनसे, है ना, रिश्वत लेते थे। अब इस एक्ट के थ्रू यही चीज़ें कमी करने की ट्राई की गई थी, लेकिन कुछ हद तक, मतलब कुछ ही हद तक ये कामयाब रहे थे, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। ऊपर से इट स्ट्रेटन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। अब इस एक्ट के थ्रू कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा ना, कि कंपनी के ऊपर बिठा दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक टीम बिठा दी लोगों की, जिनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को गवर्न करते थे, चलाते थे, या फिर जो उनकी रिपोर्ट्स थी रेवेन्यू की, सिविल की, जो मिलिट्री अफेयर्स थे इंडिया के अंदर, उनकी देख रेख करते थे, उनके ऊपर नज़र रखते थे। अब जो इस चीज़ के अंदर कमियां रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट को के अंदर जो भी कमियां रही थी, इसको सुधारने के लिए नई एक्ट बनाई गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, ये कब आई थी, ये आई थी 1784 के अंदर। अब इसके अंदर क्या था ना, कंपनी के जो कमर्शियल, जो जैसे कि जितना भी ये ट्रेड करती थी या फिर पॉलिटिकल फंक्शंस, उनको डिफाइन कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था कि ये इसके कमर्शियल फंक्शन है, ये इसके पॉलिटिकल फंक्शन है, ऐसा। और इसमें क्या अलाउ कर दिया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब वो क्या मैनेज करेंगे, वो करेंगे कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, और एक नई बॉडी बना दी गई, एक नई जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया ना, ऐसे एक नया बोर्ड बना दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या मैनेज करेगा, वो पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे करी गई थी ना, कि दोनों को अलग अलग कर दिया था, कमर्शियल एक्टिविटी और पॉलिटिकल फंक्शन। अब कमर्शियल को कौन देखेगा, कमर्शियल को देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इट एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, पॉलिटिकल अफेयर्स देखना है, उसके साथ में सिविल, मिलिट्री, जितने भी सिविल मामले थे, जो भी मिलिट्री के गवर्नमेंट थी, या फिर रेवेन्यू था ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर, उसके ऊपर देख रेख करना, उसके ऊपर ध्यान रखना, ये काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब ये काफ़ी ज़रूरी थी ये वाली एक्ट्स, और उसके क्या रीज़न थे दो। पहला, कि जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, उसको सब उसी टाइम पे, मतलब सब पहली बार कहा गया था ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स का राइट्स, मतलब पहले जो कंपनी का राइट था, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राइट बोला जाने लग गया इंडिया के अंदर। ठीक है, सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर। अब क्या था, पिट्स इंडिया कंपनी के, देखो पहले भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किसने बैठाया था, अंग्रेज़ों ने, जो क्राउन रूल ने वहाँ पे बैठा दिया था। ठीक है, और दूसरा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसको भी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ से डायरेक्टली कंपनी के ऊपर बैठा दिया। तो अब इनकी और पकड़ हो गई, इस वजह से इनका जो सुप्रीम कंट्रोल था ना, वो बढ़ गया किस पे, कंपनी के अफेयर्स पे, और उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है उसके ऊपर। अब बात करते हैं फिर चार्टर एक्ट, जो कि आती है कब, 1833 के अंदर। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। अब क्या था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सब कुछ अपने मतलब अपने अराउंड लेना चाहती थी, कि अपने हाथ में लेना चाहती थी जितनी भी पावर्स थी, कि भाई देश को कैसे चलाना है, या फिर क्या मिलिट्री फंक्शन होने चाहिए, रिवेन्यू कैसे। ठीक है, सबको एक जगह बांध के रखना चाह रही थी, तो वो सबको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी। और इस एक्ट के बाद ये फाइनल स्टेप था कि उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसा क्यों, इन्होंने जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था
यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, अब उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, कहाँ का, पूरे इंडिया का। ठीक है, जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उस टाइम पे, उनका पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वो पूरे इंडिया की जितनी भी जो भी सिविल मिलिट्री पावर है, रेवेन्यू पावर है, वो अब अपने अधीन ले ली उन्होंने। ठीक है, पहले तो बंगाल, उड़ीसा और ये जो मैसूर है इनकी थी इनके पास, लेकिन अब पूरे इंडिया की आ गई। ठीक है, तो इस वजह से पूरे इंडिया को अपने सेंट्रल अपने हाथ में ले लिया इन्होंने। दिस एक्ट thus the act created for the first time government of India having authority over entire territorial area possessed by British in India। ठीक है ना, ये वही बात कही गई है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी अथॉरिटी थी, पूरे इंडिया की जितना भी एरिया था ना, जहाँ जहाँ पे इनका राज था, तो उसके ऊपर गवर्नर जनरल की अधिकार आ गए थे। और वो सबसे पहले ऐसे गवर्नर जनरल इंडिया के कौन रहे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, और पूरे इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल रहे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब पहले क्या था ना, पावर्स बटी हुई थी। ठीक है, बॉम्बे के गवर्नर के पास अपनी पावर्स थी, मद्रास के गवर्नर के पास अपनी पावर्स थी। अब वो सब की पावर्स छीन ली गई और किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है ना, मैं कह रहा था कि बताया था ना पहले कि सेंट्रलाइजेशन किया गया पावर्स का, तो वो सारी पावर्स किसके अधीन आ गई? गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। उनके पास जितने भी एक्सक्लूसिव राइट्स थे या फिर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स थी, कानून बनाने की जो पावर्स थी, अब वो सारी की सारी किसके अंडर में आ गई? गवर्नर जनरल के अंडर में आ गई। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड इट रेगुलेशन। देखो, पहले जितनी भी एक्ट्स थी वो रेगुलेटरी एक्ट्स थी। ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। लेकिन जो अब से नई एक्ट्स बनने, अब से जितने भी नए कानून बनने लगे उनको बोला जाने लगा एक्ट्स। ओके, it ended the activity of East India Company as a commercial body. Sorry, it ended the activity of East India Company as a commercial body. अब क्या था ना, जो एक कमर्शियल बॉडी थी, जो बस एक ट्रेडिंग कंपनी रह रही थी पिछले टाइम पे, अब वो बिल्कुल प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, कैसे कामकाज चलाना है और इंडिया पे राज करना है। इट प्रोवाइडेड दैट कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाई इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। अब जितने भी जो कंपनी की जो भी टेरिटरी थी वो किसके नाम पे चलाई जा रही थी? जो कि क्वीन थी, जो मैजेस्टी थी, जो कि क्राउन था, उनके नाम पे, या फिर उनके जो जितने भी सक्सेसर्स रहे हैं, जो आगे आने वाले जो ताज को संभालते थे, उनके नाम पे उसको चलाया जाने लगा। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। 1833 के अंदर नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक नई पोस्ट बनाई गई, किसके लिए? मतलब किस चीज़ की पोस्ट बनाई गई? वो थी सिविल सर्वेंट की, और उसके लिए ओपन कंपटीशन रखा गया। ठीक है, उनको सेलेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कहा गया कि चलो ठीक है, इंडियंस को भी अलाउ कर देंगे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो नहीं पाया और इंडियंस को उससे बाहर कर दिया गया। जितने भी ऑफिस थे या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो सारे सिविल सर्वेंट कहलाए जाते थे। However, this provision was negated after the opposition from the court of directors। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पर आपत्ति जताई थी कि इंडियंस को इससे बाहर रखा जाए, और बाद में ऐसा ही हुआ, इंडियंस को इससे बाहर कर दिया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसके बाद जो चार्टर एक्ट है 1853 की, वो आती है 20 साल के बाद में। ये सबसे लास्ट एक्ट थी चार्टर एक्ट की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई थी बिटवीन 1793 से 53 के बीच में। अब इसका क्या, अब ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी, क्या इसके फीचर्स थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार इसने सेपरेट किया, अलग किया किसको? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। किसके? गवर्नर जनरल के। पहले क्या था ना, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वही कानून बनाती थी और उसी को लागू कर देती थी, वही लागू करते थे। अब इन्होंने उन दोनों कामों को अलग अलग कर दिया कि एक कानून बनाएगा और दूसरा उसको लागू करेगा, ऐसा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर। अब इस चीज़ के लिए इन्होंने 6 नए मेंबर्स का और एडिशन किया। ठीक है, जिनको क्या कहा जाने लगा? लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा जाने लगा।
अब वो काउंसलर थे या फिर कानून बनाते थे काउंसिल के लिए। इन अदर वर्ड इट एस्टेब्लिशेस ए सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इसको एज ए गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाने लगा, जिसको बाद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। अब ये किसकी तरह काम करती थी? मिनी पार्लियामेंट की तरह, जहाँ पे कानून डिस्कस किए जाते थे या बनाया जाता था, और सेम प्रोसीजर था पार्लियामेंट का जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चल रहा था, कि वही वहीं से सब कुछ चल रहा था, वही डिसाइड कर रहे थे। तो ये कोई नया सिस्टम नहीं लेके आए, जो पुराना था जिससे ये रूबरू ज़्यादा थे, इन्होंने वही चीज़ें लागू की। इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। द सिविल सर्विसेज वॉज दस ओपन टू इंडियंस आल्सो। इस एक्ट में आके जो सिविल सर्विस का जो कंपटीशन था वो अब इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया। अकॉर्डिंगली द मैक्यूले कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज अपॉइंटेड इन 1854। जो मैक्यूले कमेटी थी इसके बाद से ऐसा हो पाया था। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड इट अलाउड टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। वही बात है, जो भी कंपनी का रूल था और जितने भी टेरिटरी इन्होंने अपने अंडर में ली, वो किसके नाम पे ली? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे ली, कि भाई हम क्वीन के नाम पे यहाँ पे रूल कर रहे हैं, या फिर जो हायर अथॉरिटी रहेगी वो कौन रहेगी? ब्रिटिश क्राउन रहेगा। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। लेकिन अब क्या था ना, जो कंपनी का रूल था, अब पहले क्या होता था कि जितनी भी एक्ट आती थी तो उन जो आगे आने वाली एक्ट होती थी उनका टाइम बता दिया जाता था कि नई चार्टर एक्ट अब इतने टाइम के बाद में आने वाली है, जिसके अंदर कुछ और बेहतर बदलाव किए जाते थे कंपनी के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से रूल कर सके। लेकिन जो ये एक्ट थी ये केवल लास्ट एक्ट रही है। इसके बाद ये लागू करने के बाद कंपनी को ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आगे कौन सी एक्ट आएगी, कब आएगी और उसके अंदर क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस वजह से जितने भी ऑफिसर्स थे या कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे, अब उनको ये लगने लग गया था कि हाँ, कंपनी का रूल जो है इंडिया में अब ख़त्म होने वाला है एनी टाइम। और उसके बाद से किसका रूल स्टार्ट होता है यहाँ पे? ब्रिटिश क्राउन का। सो इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी ना गवर्नर जनरल की, जिसको क्या बोला गया था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वहाँ पे इंडियंस को भी मतलब इंट्रोड्यूस किया जाने लग गया। जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे जनरल काउंसिल के, देखो ये रहे यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, तो उसमें से जो 4 मेंबर्स थे वो थे कहाँ से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और जो आगरा की जो प्रोविंसेस थी ना, वहाँ से चुना गया था उनको। अब इसके बाद में कोई नई एक्ट आई नहीं, चार्टर एक्ट, तो सीधी सी बात है कंपनी का रूल यहीं पे ख़त्म होता है और फिर आता है क्राउन रूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो जो क्राउन एक्ट आता है, क्राउन रूल आता है, तो वहाँ उसकी जो पहली एक्ट रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज और सिपाही म्यूटिनी। जो ये एक्ट थी, अब 1857 के अंदर जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, वो हुआ था कंपनी के खिलाफ। जितने भी सिपाही थे वो सब उठ खड़े हुए थे कंपनी के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम पे क्या सीन चला था कि कोई इन्होंने राइफ़ल इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल, और जो उसके कारतूस थे, कहा जाता था कि उसके कारतूस के अंदर जो चर्बी थी वो गाय और सूअर के फैट की थी। तो इस वजह से हिंदू भी उससे नाराज़ होते थे और मुस्लिम भी, और उन्होंने उसको यूज़ करने से मना कर दिया, जिसके बाद में कंपनी ने कई सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया गया और कईयों को फांसी भी दे दी गई थी। और जिस चीज़ से नाराज़ होके जितने भी सिपाही थे उन्होंने अंग्रेज़ों पे या उनके जितने भी सबऑर्डिनेट जो ऊपर के ऑफिसर्स थे उन पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रिवोल्ट पूरा धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया। अब क्या था ना
कंपनी के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा भर गया था कि यहाँ पे वो आगे रूल नहीं कर सकते थे, लोगों का भरोसा उनसे बिल्कुल उठ गया था। इस वजह से जो क्राउन रूल मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेयर किया और मौका देखा कि हाँ अब कंपनी को यहाँ से निकालते हैं और अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। ठीक है, बस नाम बदला था और ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी अंग्रेज़ थे, ये भी अंग्रेज़ है, सेम ही जगह से ये आए थे। तो अब इन्होंने डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से जो पहली एक्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 उसको बोला गया था। और ये एक्ट इट इज़ आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम से भी जाना जाता है। इसने इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी या जो पावर थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसको, ब्रिटिश क्राउन को। जितनी भी पावर थी सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्ट आ गई थी। अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला वो सीन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जिसकी जितनी भी मिलिट्री पावर थी, रिवेन्यू पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, सब की सब किसके अंडर में आ गई थी, क्राउन रूल के अंडर में आ गई थी। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया वाज टू बी गवर्न बाई एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। अब क्या है ना, डायरेक्टली क्राउन यहाँ पे रूल करेगा, जो कि महारानी है वो डायरेक्टली यहाँ पे रूल करेगी या उनके नाम से यहाँ पे रूल किया जाएगा। इट चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब क्या था ना, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फिर से चेंज कर दिया गया और उनको कहा जाने लगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और जो पहले ऐसे वाइसरॉय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये इंडिया के पहले वाइसरॉय बने। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो सिस्टम था डबल गवर्नमेंट का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका इन दोनों को ख़त्म कर दिया क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये दोनों लागू क्यों किए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी के रिवेन्यू और उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए किए गए थे। अभी इनकी ज़रूरत ही नहीं, जब कंपनी नहीं तो इनका क्या काम। तो इनकी जगह इन्होंने एक नया ऑफिस का गठन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और उसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अब वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वो संभालने लगे। और उसके जो मेंबर्स थे वो भी ब्रिटिश कैबिनेट से मतलब उसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे कहाँ से थे, ब्रिटिश कैबिनेट से। और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, क्योंकि वही इनको चूज़ करके या मतलब चुन के भेजती थी। इट एस्टेब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। अब क्या है ना, यहाँ पे 15 मेंबर को चुना जाता था जो किसके लिए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को असिस्ट करने के लिए। और ये जो काउंसिल थी, ये जो 15 मेंबर थे, ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, ये सिर्फ एडवाइस दे सकते थे जो सेक्रेटरी था स्टेट का उसको, है ना। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको किस चीज़ का मतलब, जो ये काउंसिल थी 15 मेंबर्स की, इसका चेयरमैन बना दिया गया। The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। अब जो क्या था ना, जो ये एक्ट ऑफ 1858 थी, जो भी सेक्रेटरी बनाया था स्टेट का और जो भी उसकी काउंसिल थी 15 मेंबर्स की, वो किस लिए बनाई गई थी, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है इंडिया में जो कंपनी चलाती थी उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको सुधारा जाए, और ताकि वो डायरेक्टली मतलब जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, वो डायरेक्टली इंडिया पे क्या कर सके, रूल कर सके एफिशिएंटली अच्छे से, और उसको डायरेक्ट कहाँ से कंट्रोल किया जा सके, इंग्लैंड से। इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसके बाद में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आती है 1861 की। 1857 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या महसूस होता है कि हाँ भाई, अगर इंडिया के का कोऑपरेशन चाहिए, हमको इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको सुधारा जाए। और इसको सुधारने के लिए 3 बड़ी बड़ी एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के अंदर लागू की थी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहा है या पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होनी स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या था ना, धीरे धीरे इंडियंस को भी हिस्सा दिया जाने लगा जितने भी लॉ बनते थे उस प्रोसेस के अंदर। लेकिन मोस्टली जो भी इंडियंस इसके अंदर रहते थे, इस काउंसिल के अंदर, वो रहते थे जो अंग्रेज़ों के साथ, मतलब जिनके अच्छे ताल्लुकात थे, जो अंग्रेज़ों का ज़्यादा साथ देते थे, वो नहीं जो इंडियंस का या फिर जो अपनी कंट्री के लोगों को ध्यान में रख के कानून बनाने में हेल्प करें। इट दस प्रोवाइडेड दैट वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन। ठीक है, वॉइसरॉय खुद नॉमिनेट करता था जो उसको पसंद होता था, जो उसको ये लगता था कि हाँ ये हमारी साइड है, इनसे हमको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, उन मेंबर्स को अपनी काउंसिल के अंदर क्या करता था, नॉमिनेट कर लेता था कि हाँ भाई तुम चलो ठीक है, तुम इंडिया की तरफ से यहाँ पे। वो सिर्फ दिखाने के होते थे। 1862 के अंदर लॉर्ड कैनिंग जो कि वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जो कि थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो 1800 जो चार्टर एक्ट थी, ठीक है, ये 1833 की, ये यहाँ पे आके जितनी भी पावर्स थी ना, वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, जो बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर थे उनकी पावर्स भी अपने हाथ में ले ली थी। मतलब पूरे इंडिया पे सिर्फ गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से हक चलाता था, अपनी मर्जी से राज चलाता था। लेकिन जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो थी 1861 की, इसके बाद से ना ये जितनी भी पावर्स एक जगह इकट्ठी हुई थी उनको अब फिर से डिसेंट्रलाइज करा जाने लगा, सेंट्रल एरिया से हटा के जगह जगह बांट दी जाने लगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो, कि भाई अगर मेरे पास सारी पावर्स हैं तो मैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं, जो या मेरे नीचे काम करते हैं, मैं उनको कह दूंगा हाँ आप ये काम आपकी जिम्मेवारी है अब से, और दूसरा काम या फिर ये वाला डिपार्टमेंट अब आपका काम है। तो वो होता है पावर्स का डिसेंट्रलाइज करना, उनको बांट देना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो इन दोनों के गवर्नर से जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी पहले ले ली गई थी, है ना, अब इनको वो वापस दी जाने लगी। इट रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द एक्ट ऑफ 1833। तो सेंट्रलाइजेशन पावर्स को एक जगह इकट्ठा करने का काम स्टार्ट हुआ था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से, और वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो गई थी कब तक, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, है ना। और अब उनको अलग अलग किया जाने लगा, कहाँ से, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 से। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब विच वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862, 86 और 97। ठीक है, 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ, बंगाल का 62 में, 86 के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, 97 के अंदर पंजाब का। इट एम्पावर द वॉइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल। अब क्या था ना, इतनी काउंसिल, नई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, तो यहाँ पे अब इजीली जो वॉइसरॉय थे उस टाइम के, वो इन सब पे ध्यान रख सकते थे, क्योंकि अकेले उसको सब कुछ नहीं देखना पड़ रहा था। अब इन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया, पोर्टफोलियो। किसने स्टार्ट किया था, वो वहाँ के जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 के अंदर। इसके अंदर जो वॉइसरॉय काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे उनको इंचार्ज बना दिया गया, एक या फिर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का, है ना। और जो कि किसके अंडर में थे, गवर्नमेंट के। जो मैं बता रहा था ना कि मेरी जो पावर मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को दे दी, अब ये आप संभालो, अब यहाँ पे जितने भी जो भी फाइनल ऑर्डर्स होंगे वो आप देखोगे, ऐसे वाला सीन। तो वही काम हो गया, उनको पावर दे दी कि ऑथराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल, कि काउंसिल के बिहाफ पे आप फाइनल ऑर्डर्स दे सकते हो इस डिपार्टमेंट के मैटर में जो आपके अंडर में है। इट एम्पावर्स द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। अब क्या है ना, वॉइसरॉय के पास पावर थी ऑर्डिनेंस इशू करने की, ठीक है, विदाउट द कॉन्करेंस और लेजिस्लेटिव। मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है पावर में नहीं है और उस टाइम पे वॉइसरॉय को कोई नई एक्ट लागू करनी है, तो वॉइसरॉय के पास वो पावर थी, वो किसी भी एक्ट को लागू कर देता था, ठीक है, और वो एक्ट 6 महीने तक लागू रहती थी। उस पे अब किसी का जोर नहीं था, ना उसको इसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत थी। तो
द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अकॉर्डिंग। तो अब द फीचर ऑफ दिस एक्ट वॉज एज फॉलो, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, यहाँ पे 1892 की एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या था ना, इस एक्ट के अंडर में जो एडिशनल जो नॉन मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनको बढ़ा दिया गया, लेकिन जो मेजॉरिटी थी ना उसको मेंटेन रखा गया, जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, जो कि मोस्टली भाई जो अगर मान लो गवर्नर कोई वाइसरॉय कोई कानून लेके आ रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका कानून या फिर उसकी जो भी कही बात है वो बैक ऑफ हो जाए उससे, तो वो चाहेगा कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स उसी की साइड में आए, तो वो अपनी मेजॉरिटी पूरी बना के रखता था ऐसा। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर टू डिस्कस द बजट। अब वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस की, अब उनको पावर मिल गई थी कि आप है ना बजट को डिस्कस कर सकते हो और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आगे मतलब पूछ सकते हो या फिर उनको एड्रेस कर सकते हो। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अब क्या था ना, अब यहाँ पे क्या था कि ये नॉमिनेट कर सकते थे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, किसके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, जो कि वाइसरॉय रिकमेंड करता था, या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंगाल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। That of the provincial legislative council by the governors on the recommendation of district boards, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। अब जो जितने भी ये जितनी भी एसोसिएशन थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, इनके मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता था। ठीक है, जो भी है प्रोविंशियल जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी अभी डायरेक्ट यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती थी। दिस एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। अब क्या था ना, अब किसी चीज़ को अगर मान लो कोई भी एक्ट बना दी गई या फिर किसी भी चीज़ का इंट्रोड्यूस करना है, मान लो कोई भी सीट है उसको फिल करना है, चाहे वो ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर प्रोविंसेस जितनी भी अलग अलग डिफरेंट थी वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हों, उनकी सीट्स को फिल करने के लिए अब इलेक्शन का सहारा लिया जा सकता था। लेकिन जबकि उस टाइम पे किसी भी एक्ट के अंदर इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं था। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब एज द नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। अब जो ये जो भी प्रोसेस थी पूरी नॉमिनेशन की, ये जो कुछ बॉडीज़ थी, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज़ थी या फिर वाइसरॉय की काउंसिल मान लो या कोई भी मान लो, उनकी रिकमेंडेशन के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था। जब वो रिकमेंड करते थे कि हाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, तो तभी ऐसा कुछ हो सकता था। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। द एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो उस टाइम के सेक्रेटरी थे उनका नाम था लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद हमने बनाया था ना उस टाइम पे, ऑफिस जो इस एक्ट के अंदर बना था जब वाइसरॉय आए थे, जब क्राउन रूल आया था, और इन्हीं के पास सारी पावर्स थी इंडिया के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की। तो लॉर्ड मॉर्ले थे उस टाइम पे सेक्रेटरी, ठीक है, और लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम के वाइसरॉय। तो जो उस टाइम की जो एक्ट आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसको क्या बोला जाने लगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसकी फीचर्स क्या थे उनके बारे में बात करते हैं। अब क्या था, इन्होंने जो साइज़ आते ही बढ़ा दिया था। पहले 16 मेंबर्स थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, सेंट्रल और प्रोविंसेस के अंदर, इन्होंने उनका नंबर बढ़ा के आके 16 से 60 कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे इनका जो एरिया था वो बढ़ता रहने लगा। अब ये अच्छे और तरीके से मतलब ज़्यादा गहराई से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लग गए थे, नई नई चीज़ें सोचने लग गए थे, उनको लागू करने लग गए थे। इस वजह से इनको कहीं ना कहीं नीड लगी कि भाई हाँ ठीक है, नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे जो मेंबर्स हैं उनके, और ऊपर से कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनका भी प्रेशर्स था कि हमारी जो भूमिका है
या फिर जो हमारा हाथ है कानून बनाने के अंदर वो बहुत कम है, क्योंकि इंडियंस काफ़ी थे नहीं उस टाइम पे इतने मेंबर्स, इस वजह से भी इनका नंबर बढ़ा दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एक यूनिफॉर्म नहीं था कि उसमें इतना हो गया इसमें इतना हो गया, कम ज़्यादा रहता था। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर यहाँ पे भी ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिनको राइट टू वोट नहीं था, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा उनका कुछ ज़्यादा था नहीं, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते थे, वो सिर्फ उन्हीं की मेजोरिटी रखी गई कहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ लेवल। अब क्या था ना, जो फंक्शंस थे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उनको और एक्सपेंड कर दिया गया। अब उसके मेंबर्स यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो जितने भी रेजोल्यूशंस हैं उनको मूव कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं, किसके ऊपर, बजट के ऊपर। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशंस ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडियंस को ऐड किया जाने लगा कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय की और गवर्नर्स की सीट में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको ज्वाइन करने वाले पहले इंडियन मेंबर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब ये एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था इनको। और इसी एक्ट के अंदर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम्स की जो डिमांड थी ना, मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको मान लिया गया था। और वो डिमांड क्या थी कि हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि भाई मुस्लिम के जो वोटिंग है वो करेगा। उसमें अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर इलेक्शन में खड़ा है तो उसके लिए क्या है ना, हिंदू वोट नहीं डाल सकता, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना, अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। दिस एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म, इस एक्ट के थ्रू कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। वही धर्म की राजनीति अब फैलने लग गई थी। लॉर्ड मिंटो को फिर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाने लग गया। It also provide for the separate representation of presidency, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार, इनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की जाने लगी, इनकी जो प्रेसिडेंसी है उनके लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको पढ़ेंगे। ऑन अगस्त 20, 1917, British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India। अब यहाँ पे क्या बोला ना कि हमारा मकसद क्या है ना, धीरे धीरे जो इंडिया के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन करना, कि जो देश को चला सके। कि भाई हम इंडियंस को सिखा रहे हैं कि आगे गवर्नमेंट कैसे चलानी है, कि एक टाइम के बाद क्या पता है हम आपको गवर्नमेंट दे दें, यहाँ पे आपको सब कुछ सौंप दें। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आया गया, और जो कि कब फोर्स में आ गई, कब लागू हो गई थी, 1921 के अंदर। इस एक्ट को क्या बोला जाने लगा, मॉन्टेग्यू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाने लगा, क्योंकि मॉन्टेग्यू क्या थे उस टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब ये बन गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो लॉर्ड कैल्मसफोर्ड है अब वो वाइसरॉय थे, ठीक है। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स थे, अब उन फीचर्स को पढ़ते हैं। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब क्या था ना, जो डिसेंट्रलाइजेशन थी उसको और बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया ना, जितने भी स्टेट कुछ जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको बांट दिया गया, किस किस के बीच में, सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में, और उनको बोला जाने लगा सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब क्या था ना कि जो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब वो लॉ बना सकती थी जो सब्जेक्ट्स उनके अकॉर्डिंग जो उनके अंडर में आते थे। और जो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो जो सेंट्रल जो कानून होते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर कानून बना सकती थी।
इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको भी 2 पार्ट के अंदर बांट दिया गया, ट्रांसफ़र और रिजर्व। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाएंगे, गवर्नर। और गवर्नर किसकी एड पे या किसके सलाह पे काम करेगा, मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो कानून बनाती थी उनके, कि भाई जो मिनिस्टर्स हैं वो कानून बनाएंगे और गवर्नर को बोलेंगे और गवर्नर फिर उन कानून को लागू करेगा, ऐसा। द रिजर्व, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कौन एडमिनिस्टर करेगा, उस पर करेगा गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर करेगा, उस पर मिनिस्टर्स की सलाह मशवरे की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाने लगा, दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज डायआर्ची। इसको डायआर्ची बोला जाने लगा कि भाई 2 सब्जेक्ट बना दिए, ट्रांसफ़र और रिजर्व। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पे लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाती थी, जो मिनिस्टर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के कानून बनाती थी और गवर्नर को बोलते थे लागू करने के लिए, ठीक है। और जो दूसरी तरफ थे वो थे रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स पे जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो उनको लागू करती थी, वहाँ पे मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं था। तो इस ड्यूअल स्कीम को क्या बोला जाने लगा, डायआर्ची बोला जाने लगा। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकार्मलिज्म और एंड डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे पहली बार बाइकार्मलिज्म हुआ, मतलब 2 हाउसेस का गठन हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता था, अपर हाउस के काउंसिल ऑफ द स्टेट बोला जाने लगा। तो और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे बोथ हाउसेस के, वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज़ किए जाने लगे यहाँ पे। इट रिक्वायर्स दैट 3 of the 6 members of Viceroy's एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। अब यहाँ पे क्या था ना, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स थे ना, अब उनमें से 3 इंडियंस होने चाहिए, इसके अंदर ये लागू कर दिया गया था। और जो ये प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, पीछे ये मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म था, है ना, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ये वाला। यहाँ पे क्या था मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म के अंदर, कि इन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ कर दिया था कि सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेगा मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। अब इन्होंने उस चीज़ को मोंटेक्लेमेस-फोर रिफॉर्म ने उस चीज़ को और आगे बढ़ावा दे दिया। इन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे ना वो सिख के लिए भी कर दिया, इंडियंस जो क्रिश्चियन थे उनके लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी और यूरोपियन के लिए, मतलब उसको और बढ़ावा देने लगे हैं और फूट डालने लगे लोगों के अंदर। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। It created a new office of High Commissioner in India in London and transferred him some of the function performed by the Secretary of State for India। अब क्या था ना, इन्होंने एक नए ऑफिस का गठन किया हाई कमिश्नर का इंडिया के लिए, कहाँ पे, लंदन के अंदर, और उसको कुछ पावर्स दे दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, कि भाई आधा काम अब आप देखो यहाँ पे, ताकि वहाँ पे इतना बर्डन ना हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे, ऐसा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे आके किस चीज़ का गठन हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन का। हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926 फॉर द रिक्रूटिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब ये है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था 1926 के अंदर, जिसका काम था सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने का, सिर्फ यही उसका काम था। और यहाँ पे आके जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया था, प्रोविंसेस को अधिकार दे दिया गया था, राइट दे दिया गया था कि आप अपना बजट खुद बनाओ। दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। कोई कमी रही हो, कोई गलती हुई हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि उस चीज़ को हम आगे की क्लास में रेक्टिफाई कर सकें, या फिर आप उस कमी को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो ताकि और स्टूडेंट्स उसको देख के ठीक कर सकें। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।